वेलकम टू माई चैनल ITI ज्ञान बाय विनोद सर। आज मैं आपको ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसमें आपको ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन, ट्रांसफार्मर की संरचना एवं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए स्टूडेंट्स आते हैं ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन पर। तो देखिए आपके सामने एक ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। इसके परिचय में सबसे पहले आते हैं ये क्या क्या करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, यह एक स्टैटिक डिवाइस है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, यह एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, यह AC पर कार्य करता है, ये DC पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर आवृत्ति नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में चेंज करता है। यानी एक सर्किट का मतलब ये प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, दूसरा आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। तो पावर को ये चेंज करेगा, मतलब ट्रांसफ़र करेगा। यानी प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट से पावर को सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफ़र करेगा। यानी ट्रांसफार्मर हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट से सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसका नाम हमारा ट्रांसफार्मर पड़ा। इसका काम क्या होता है ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज के लेवल को कम या ज़्यादा करना, यानी वोल्टेज को घटाना एवं बढ़ाना। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन हो गया। इसको हम शॉर्ट में बताएंगे तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। यह विद्युत ऊर्जा को एक परपथ से दूसरे परपथ में ट्रांसफ़र करता है। इसके द्वारा वोल्टता को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। यह केवल AC पर ही प्रचालित होता है। यह एक परपथ से दूसरे परपथ पर अपनी आवृत्ति को नहीं बदलता है, यह ध्यान देने वाली बात है। यानी आवृत्ति को चेंज नहीं करता है, आवृत्ति को चेंज नहीं करता है। ये पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, को नहीं बदलता है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये DC पे कार्य क्यों नहीं करता? ये DC पे अगर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा? DC पर इसलिए कार्य नहीं करता क्योंकि फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है वो आपका AC पर ही कार्य करता है। इसलिए अगर हम इसको अगर DC सप्लाई देंगे तो आपका ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि जो आपका फ्लक्स का परिवर्तन है वो नहीं होगा, इसलिए ये AC पर कार्य करता है। यह AC पर कार्य करता है। यह स्टैटिक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? स्टैटिक क्यों इसका कहा गया? क्योंकि इसमें घूमने वाले पार्ट नहीं है, कोई स्टैटिक डिवाइस है। ठीक, और क्या इसमें हो सकता है? यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। अभी हम बताएंगे सेल्फ इंडक्शन व म्यूचुअल इंडक्शन, वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, एक एक क्रम से बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना पर। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक हुआ इसी पे संरचना। किसकी संरचना? ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर की संरचना पे आते हैं। तो आपके सामने ये ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है, एक एक पार्ट को हम बताएंगे। ट्रांसफार्मर में ये जो कोर दिख रही है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ये जो कोर दिख रही है ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिख देते हैं हम ताकि याद रहे आपको। सिलिकॉन स्टील। अब सिलिकॉन स्टील की होती है, या आपका जो छोटे होंगे वो आपके कास्ट आयरन के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको सॉफ्ट आयरन का ही बनाया जाता है। सॉफ्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आसानी से इसमें क्या हो सके, विद्युत चुंबक बन सके, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सके और आसानी से इसमें जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो सके। इसलिए हम इसको सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन स्टील। इसमें ये लैमिनेटेड आयरन कोर बनाया गया। लैमिनेटेड आयरन कोर का मतलब हो गया ये पतली पतली पत्तियों में बांटा गया है, लैमिनेशन किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये जो है इसमें होने वाले लॉसेस हैं, जो एडी करंट लॉस हैं। कौन से लॉस? एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि, वो कम हो जाए, इसलिए इसको हम लैमिनेटेड करते हैं। और कितनी मोटी पत्ती को लैमिनेटेड करते हैं ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। तो आपका रहता है 0.3 से 0.5 mm, यानी इतनी मोटाई की आपकी लैमिनेशन प्रयोग की जाती है। यानी इतनी पतली पतली आपकी पत्तियाँ इसमें प्रयोग की जाती हैं।
ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आयरन कोर। आयरन कोर का मतलब होता है आपका जिसमें हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती हैं। ठीक, अब इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक आपकी होती है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसमें दो वाइंडिंग है। अभी अगर हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें 3 वाइंडिंग होती। अभी हम केवल यहाँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को समझा रहे हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग जिसमें हम एसी को सप्लाई को देते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ध्यान देना इसको, जिसमें हम सप्लाई को जोड़ते हैं वही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी। अगर हम सप्लाई यहाँ से ना दे करके इस पॉइंट से दे देंगे तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी। चलो हमने यहाँ से सप्लाई दी है, और कौन सी सप्लाई दी है? एसी। एसी का ये फिगर है, क्योंकि एसी अल्टरनेटिव होती है इसलिए यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। तो एसी हमने सप्लाई यहाँ से दी, इसलिए ये हमारी जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। इसके टर्नों की संख्या हमारी N1 हो गई। क्या हो गई टर्नों की संख्या? टर्नों की संख्या आपकी N1 हो गई प्राइमरी वाइंडिंग के। इसी तरीके से ये जो आपकी दूसरी वाइंडिंग दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके टर्नों की संख्या आपकी N2 है। ठीक, इस पूरे सर्किट को प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, इसलिए हम इसको प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। जो हमारा सप्लाई वोल्टेज दिया है उसको हम V1 कहते हैं। क्या कहते हैं? V1 कहते हैं। और V1 के कारण ही यहाँ पर एक करंट प्रवाहित होगी जिसको हम बोलेंगे I1। क्या बोलेंगे? I1 करंट, यानी प्राइमरी धारा। और यहाँ पर हमारा इस प्राइमरी वाइंडिंग में फैराडे के सेल्फ इंडक्शन के कारण, किसके कारण? सेल्फ इंडक्शन के कारण एक EMF पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं E1। क्योंकि ये प्राइमरी में पैदा हुआ है इसलिए इसको E1 बोलते हैं। अब सेकेंडरी साइड में आते हैं तो ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके टर्नों की संख्या N2 है। और ये आपका जो इसमें पैदा हुआ वोल्टेज है, EMF है, वो आपका किस नियम से पैदा होगा? फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन से, यानी अन्योन्य प्रेरण से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कहेंगे कि एक ट्रांसफार्मर में दोनों ही आपके इसमें नियम लग रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन लग रहा है, यहाँ पर आपका म्यूचुअल इंडक्शन लग रहा है। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्शन से जो हमारा EMF पैदा हो रहा है सेकेंडरी में उसको हम बोलेंगे E2। और अगर हम इसको लोड को जोड़ दें तो लोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज मिलेगा उसको हम बोलेंगे V2, यानी लोड में जो वोल्टेज मिलता है उसको V2 कहते हैं। और जो हमारा सेकेंडरी में पैदा हो रहा है उसको हम E2 कहते हैं। E2 का मतलब EMF, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, और जो लोड पे करंट प्रवाहित होगी उसको हम बोलेंगे I2। I2 को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी धारा, यानी द्वितीयक करंट। और इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये जो फाई दिख रहा है, ये फाई का मतलब है आपका फ्लक्स, फ्लक्स का सिंबल है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। इसको भी याद रख लेना, पेपर में आ जाता है आपसे। ये दोनों ही आपकी प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों ही वाइंडिंग में कॉमन आपका मैग्नेटिक सर्किट है। कॉमन है ना, दिख रहा है ना, वही फ्लक्स आपका दोनों में ही कॉमन है। इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या चुंबकीय फ्लक्स बदलता है? तो आपका आंसर रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर की संरचना। अगर कोई इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, यानी वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत।